डिस्कस किया था डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। तो आज हम उसी डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला के बेस पे कुछ और चीजें भी सीखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हम किसी भी अगर हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, तो हम उसे अलग अलग यूनिट्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके, और उसे अगर हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं तो हम उन यूनिट्स को रिलेट करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं मुझे लेंथ मेजरमेंट करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हम उससे मीटर में मेजर कर सकते हैं, मे बी सेंटीमीटर, मे बी किलोमीटर, तो हम इन सभी को रिलेट करके देखेंगे, ओके। सेकंड थिंग, अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन अवेलेबल है तो इक्वेशन वहां पर वैलिड है या नहीं, दैट मींस वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, ओके, उसको भी हम चेक करके देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, ओके, तो हम उसे डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से चेक करेंगे। एंड थर्ड केस, हम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करेंगे बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, ओके। अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके हम मल्टीपल यूनिट्स में उसका मेजरमेंट करते हैं और जो भी उसके मल्टीपल यूनिट्स हैं उन सभी को हम रिलेट करने का ट्राई करेंगे, ओके। तो फर्स्ट थिंग बच्चों, आपको ये कन्वर्जन के पहले कुछ बेसिक से रिलेशंस पता होने चाहिए। तो चलिए हम वन बाय वन ये रिलेशंस यहाँ पे नोट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए बेसिक सा रिलेशन, जैसे कि अगर हम मास मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम, ओके। अब किलोग्राम एंड ग्राम का रिलेशन बच्चों क्या होता है, तो आपको ये पता होगा बेसिक रिलेशन 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर हम मीटर एंड सेंटीमीटर को रिलेट करें तो हमको ये पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एज वेल एज, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मास रिलेट किया एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट का, ओके। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर लेंथ का एमकेएस यूनिट सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हमने लेंथ का सीजीएस यूनिट सिलेक्ट किया है एंड इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया। अब बच्चों, अगर हम टाइम का एमकेएस या फिर सीजीएस, तो एमकेएस एंड सीजीएस दोनों में क्या था यूनिट, बेसिक सा सेकंड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमको सेकंड को रिलेट करने की जरूरत नहीं होगी, दैट मींस 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम तीनों के बेसिक से रिलेशंस क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, ओके। तो हमने फर्स्ट केस सिलेक्ट किया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास फोर्स, ओके। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप सिलेक्ट करो आपके पास उसका यूनिट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इसका यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देख चुके हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज आवर एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, क्लियर। सो नाउ, अब बच्चों अगर हमने यहाँ पर सीजीएस यूनिट अगर हमें फाइंड करना होता तो सीजीएस यूनिट हम कैसे लाते हैं, यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस यूनिट। तो अगर हम सीजीएस यूनिट का यूज करें तो हम मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, एंड एक्सेलरेशन हमारा किस में होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर में। तो आपका जो रिजल्टेंट यूनिट होता है बच्चों सीजीएस यूनिट में वो होता है यहाँ पर ग्राम इनटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ओके। तो हम यहाँ पर एमकेएस यूनिट एंड सीजीएस यूनिट को रिलेट करने का ट्राई करेंगे फॉर फोर्स, ओके। तो किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम इनटू सेंटीमीटर by second square, okay. So this is MKS unit of the force and this is CGS unit of the force, okay. So now, अब हम बच्चों यहाँ पर किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास है 1 किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर और हमें इसे कन्वर्ट करना है इस टर्म्स में, ओके। तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, तो किलोग्राम से ग्राम का रिलेशन एंड मीटर से सेंटीमीटर का रिलेशन, जिसे हम यहाँ पे देख चुके हैं। 1 किलोग्राम इज 10:3 ग्राम एंड 1 मीटर इज 10:2 सेंटीमीटर। तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, किलोग्राम के प्लेस पे 10:3 ग्राम एंड मीटर के प्लेस पे 10:2 सेंटीमीटर जस्ट प्लेस कर देना है, ओके। तो चलिए यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, किलोग्राम दैट मींस 10⁻³ ग्राम, ओके, एंड मीटर के प्लेस पे 10⁻² सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर बच्चों क्या पड़ा हुआ है, सेकंड स्क्वायर, जो कि एज इट इज ही पड़ा रहेगा बिकॉज़ एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट में सेकंड कैसा है, कॉमन यूनिट था, ओके। सो नाउ अब हम अगर इसे सिंपलीफाई करें तो क्या पता चल रहा है, 10:3 10:2 रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10⁻⁵ इनटू विथ बच्चों यूनिट्स क्या क्या मिलेंगे होंगे हमारे पास, तो ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर
1 किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर को ओके कन्वर्ट किया तो हमारे पास टर्म क्या है यहाँ पे 10⁵ ग्राम into सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। दैट मींस इसे हम सिंपल वे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अभी हमारा एक रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन है ये? हम ऐसा बोल सकते हैं 1 Nk unit of the force is equals to 10⁵ times 1 Cj unit of the force. Clear? So Nk unit of the force is equals to 10⁵ times Cj unit of the force. Now अब बच्चों आपने एक बेसिक सा एक टर्म देखा हुआ है ओके कि यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन। तो न्यूटन क्या होता है बच्चों? जो ये हमारे पास ओवरऑल कॉम्बिनेशन है किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, दिस कॉम्बिनेशन इज इटसेल्फ known as Newton and represented by capital N. So 1 Newton is equals to 10⁵. So this overall term is the Cj unit of the force. Then that term is known as Dye. Okay. So our relation is 1 Newton is equals to 10⁵ Dye. Clear? So बच्चों यहाँ पर हमने Mk unit of the force and Cj unit of the force दोनों को रिलेट कर दिया। ओके हमने फोर्स की दो यूनिट्स को रिलेट किया है बट एक है हमारे पास Mk यूनिट, सेकंड है हमारे पास Cj यूनिट एंड दोनों का एक दूसरे से रिलेशन बन गया। जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास Mk एंड Cj यूनिट का ही रिलेशन था ओके बट ये बेसिक से फिजिकल क्वांटिटीज थे। यहाँ पर हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भी रिलेट करके देख लिया ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ओके फिजिकल क्वांटिटी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। So now assume that our second physical quantity is work done. Okay? So now वर्क डन का बच्चों हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल है क्या? तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने इसकी यूनिट्स भी देख ली है। तो फोर्स का यूनिट क्या देखा हमने? किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बच्चों क्या होगा? मीटर। सो रिजल्टेंट यूनिट क्या जाएगा बच्चों हमारा वर्क डन का? W का यूनिट आएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर इनटू मीटर दैट मींस मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा Mk यूनिट ऑफ वर्क डन। ओके सिमिलर वे अगर मैं आपको कहूं मुझे Cj यूनिट ऑफ द वर्क डन चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो हम यहां पर फोर्स के प्लेस पे यूज करेंगे ग्राम इनटू सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे हम यूज करेंगे सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट यूनिट हमारा यहां पे बनेगा ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर? सो नाउ अब बच्चों हम दो यूनिट्स को रिलेट करने का ट्राई करेंगे ओके Mk यूनिट ऑफ द वर्क डन एंड Cj यूनिट ऑफ द वर्क डन। तो हमारे पास रिलेशन क्या क्या होगा? हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। इससे हमें कहां पर जाना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। हमें इस यूनिट से Mk यूनिट से Cj यूनिट में कन्वर्जन करना है ओके जैसे कि इसके पहले वाले केस में भी हमने देखा। तो चलिए अभी कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम जस्ट सिंपल क्या करेंगे 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर में हम अगर यहाँ पर किलोग्राम मीटर एंड सेकंड को सीजीएस में कन्वर्ट कर दे तो हमारा रिजल्टेंट की एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्जन हो जाएगा ओके। सो चलिए हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो किलोग्राम के प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1000 ग्राम दैट मींस 10⁵ ग्राम ओके। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर पे स्क्वायर ओके अपॉन में क्या बच्चों सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने किलोग्राम के प्लेस पे तो 10⁵ ग्राम प्लेस कर दिया उसका पावर 1 था यहाँ पे इसके ऊपर भी पावर क्या होगा 1 एज इट इज। नाउ मीटर स्क्वायर हमने स्क्वायर एज इट इज रखा बट मीटर इज इक्वल टू क्या देखा हमने दैट इज 10⁵2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में सेकंड है यहाँ पर भी सेकंड है ओके कॉमन टर्म था तो इसे हमें चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ओके। अब अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा रिजल्ट बच्चों? तो चलिए चेक करते हैं इज इक्वल्स टू चलिए 1 दिस इज 10⁵3 ग्राम एज इट इज। अब यहाँ पर 10⁵2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁵2 into 10⁵2 दैट मींस रिजल्टेंट टर्म क्या आएगा बच्चों हमारे पास 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या बच्चों हमारे पास यहाँ पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम रिजल्टेंट की सारे के सारे वैल्यूज को मर्ज कर दें तो हमारे पास ओवरऑल टर्म क्या बचेगा 10⁻⁷ ओके ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ओके। सो हम इसे सिंपल वे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय second square okay। so this is the
MKs unit of the work done and this is the CJs unit of the work done. So MKs unit of work done and CJs unit of work done का रिलेशन क्या पता चलता है बच्चों? 1 MKs unit of the work done is equals to 10⁷ times the CJs unit of the work done. Okay. So now kilogram into meter square by second square is known as joule and gram into centimeter square by second square. This is the CJs unit of the work done and that is known as erg. Okay. So this is 1 joule is equals to 10⁷ erg. Okay. So in this way we have related MKs unit of the work done and CJs unit of the work done. So I hope अब आप लोग को MKs unit to CJs unit या फिर किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करना हो तो आप रिलेट कर सकते हैं. ओके. तो बच्चों अब हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से किसी भी इक्वेशन का कंसिस्टेंसी. मतलब कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है तो वो गिवन इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है उसे हम चेक करेंगे. ओके. तो जैसे कि हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज f is equals to mv² by r where m is the mass of body, v is the velocity and r is the radius of the circular motion. Okay. So चलिए हम इसे चेक करते हैं कि ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट है. ओके. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पर LHS और RHS है इन दोनों के डायमेंशन फार्मूला इंडिविजुअली फाइंड करना है. ओके. तो चलिए LHS टर्म का अगर हम डायमेंशन फार्मूला चेक करने का ट्राई करें तो f is equals to हमने फार्मूला देखा हुआ है. डायमेंशन फार्मूला ऑफ f फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले इसका कोई ना कोई इक्वेशन पता होना चाहिए. अब फोर्स का बेसिक इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है m into with a. ओके. एंड अगर हम मास का यूनिट प्लेस करें तो आएगा किलोग्राम. एक्सेलरेशन का अगर हम यूनिट प्लेस करें तो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूला का डिस्कशन करते हैं अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अगर मुझे क्लियर करना है. ओके. सो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं. राइट हैंड साइड हम m l t प्लेस कर देंगे. अब इसके जो पावर्स है ओके सारे के सारे यूनिट्स है उसे हम यहाँ पर mlt पे अरेंज करने का ट्राई करेंगे. तो किलोग्राम का पावर 1 है, मीटर इज टू 1 एंड सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर है. सो किलोग्राम का पावर दैट मींस किस पे रखना है हमें मास पे. ओके. बिकॉज़ किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर m1. मीटर इज टू 1 दैट मींस इसका पावर कहां पे रखना है हमें लेंथ पे. सो दिस इज l1. सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में दैट मींस न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो बच्चों ये हमारा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्लियर हो गया. ओके. अब हम क्या करेंगे, हमने LHS टर्म का डायमेंशन फार्मूला चेक कर लिया. अब हम यहाँ पर RHS टर्म का डायमेंशन फार्मूला चेक करेंगे. सो हमारे पास RHS टर्म है mv² डिवाइडेड बाय r. ओके. तो चलिए यहाँ पर हम सारे के सारे पहले यूनिट प्लेस करके इस पूरे के पूरे ओवरऑल टर्म का यूनिट क्लियर करेंगे और जैसे हमारे यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर यूनिट फाइंड किया था उस यूनिट के बेस पर हम यहाँ पर अगेन इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं. तो मास का हमारे पास यूनिट क्या बेसिक किलोग्राम. ओके. वेलोसिटी का बच्चा हम यूनिट देख चुके हैं दैट इज मीटर पर सेकंड. ओके. तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है उसके ऊपर क्या है स्क्वायर. तो स्क्वायर को हमने कंबाइंड रिप्रेजेंट कर दिया एंड डिनोमिनेटर में क्या बच्चों रेडियस दैट मींस क्या हो जाएगा मीटर. ओके. सो रिजल्टेंट में अगर हम इसका यूनिट चेक करें mv² by r का तो ये टर्म क्या आ जाएगा बच्चों किलोग्राम. ओके. दिस वन इज मीटर स्क्वायर. ओके. नाउ इन डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों यहाँ पर ये आएगा सेकंड स्क्वायर और एक मीटर यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है. अब मीटर इज टू 1 एंड मीटर स्क्वायर 1 टाइम रिमेनिंग टर्म होगा. सो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से दिस विल बी किलोग्राम. ओके. मीटर इज टू 1. ओके. एंड अपॉन में क्या बच्चों यहाँ पर सेकंड स्क्वायर. तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं हमारा फोर्स का जो यूनिट था यहाँ पर. ओके. LHS टर्म का जो भी हमारे पास यूनिट था और RHS टर्म का जो भी हमारे पास यूनिट है. ओके. हमारे पास इन दोनों के दोनों टर्म्स के यूनिट्स कैसे आ गए यहाँ पर एज इट इज. अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करें mv² by r का अगर हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा चलिए चेक करते हैं. तो mlt में अगर हम पावर्स को अरेंज करेंगे तो 1 मीटर इज टू 1 दैट मींस l1 एंड सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में दैट मींस नेगेटिव पावर. ओके. सो नाउ अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाता है कि हमने LHS और RHS अगर दोनों के डायमेंशन फार्मूला चेक किए तो क्या पता चल रहा है LHS टर्म का डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t - 2. RHS टर्म का भी डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t - 2. अगर इन दोनों के डायमेंशन फार्मूला एक जैसे है दैट मींस हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और दिस इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन. ओके. तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं. हमारे पास इक्वेशन है t =
D by A, where T is time, D is distance and A is acceleration. अगेन हम सेम वे कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS हम सिलेक्ट कर लेंगे। LHS में बच्चों हमारे पास यहाँ पर ओनली T, ओके। अब अगर हम T दैट मींस टाइम का यूनिट चेक करें तो यूनिट क्या होता है बच्चों हमारे पास, यूनिट है हमारे पास सेकंड, ओके। और अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ T, तो क्या आएगा बच्चों, डायमेंशन फार्मूला आएगा हमारे पास mLT में, ओके। T⁻1 दैट मींस इसका यूनिट आएगा सेकंड⁻1, आप उसको प्लेस करोगे mLT में तो क्या आएगा P1, बाकी के टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 0 पावर्स, ओके। सो नेक्स्ट वन इज RHS टर्म। अब RHS टर्म अगर हम चेक करते हैं तो RHS में हमारे पास है रूट ऑफ D by A, ओके। चलिए अब अगर मुझे सबसे पहले अगर इसका डायमेंशन फार्मूला क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे इसका यूनिट क्लियर करना पड़ेगा। अब यूनिट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, तो हमने देखा हुआ है यहाँ पर जितने भी हमारे पास टर्म्स है सबके यूनिट्स प्लेस कर देने। तो डिस्टेंस का मीटर, एक्सीलरेशन का मीटर और सेकंड स्क्वायर, दैट मींस कहां पर हो जाएगा वो टर्म न्यूमरेटर, ओके। मीटर एंड मीटर विल बी कैंसल आउट, सो रिमेनिंग टर्म्स विल बी रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर। रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर इज only and only second raised to power 1, okay। so now अब अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करें रूट ऑफ D by A का डायमेंशन फार्मूला तो क्या आएगा बच्चों, mLT में पावर, तो सेकंड रेज़ टू 1 दैट मींस T1, रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे बच्चों 0 0। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगेन LHS टर्म एंड RHS टर्म, ओके। LHS एंड RHS दोनों के डायमेंशन फार्मूला हमारे पास कैसे हैं, एक जैसे, ओके। दैट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज a dimensionally valid equation, okay। सिमिलर वे मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पे, ओके। तो ये आपको ट्राई करना है, ओके, बाय योरसेल्फ। सो हमारे पास क्वेश्चन है D is equals to A square T square, तो आपको चेक करना है LHS RHS दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम है या नहीं। अगर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। अगर ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन फार्मूला अगर दोनों क्या है तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन है, क्लियर। सो नेक्स्ट वन D is equals to, assume कर लो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी is equals to m square v square divided by t, ओके। ऐसा कोई इक्वेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर लेते हैं v is equals to a into t, ओके। सो यहाँ पर जो भी हमने टर्म्स यूज किए हैं हर जगह पे वो बेसिक टर्म है, ओके। d is distance, a is acceleration, t is time। here k is kinetic energy, okay। right hand side m is mass, v is velocity, t is time। here v is velocity, a is acceleration and t is time, clear। so next one is t is equals to k into v root of L divided by G. So here T is again time period, okay। you can say that this is time period, L is length and G is gravitational acceleration, okay। so बच्चों आपको ये कुछ क्वेश्चंस चेक करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है ये डायमेंशनली वैलिड इक्वेशंस है या फिर इनवैलिड इक्वेशंस है। So third topic is derive an equation of physical quantity which depends upon some other physical quantities, okay। तो चलिए बच्चों हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें हमारा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ओके। सो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का इक्वेशन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। So time period depends upon the length as well as gravitational acceleration. So अब हम यहाँ पर time period अगर length पे डिपेंडेंट हो तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T that is time period depends upon, that means proportional to length L, okay। and similar way time period also depends upon the gravitational acceleration, that means T also depends upon the gravitational acceleration, that means T proportional to G. As we don't know the powers of L and G because these powers are not mentioned in our condition, okay। so we have to arrange some constants, okay, in the powers of L and G. so let us assume that powers are some x and y, okay। you can assume a and b also। so now अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर t
L पे भी डिपेंडेंट है एज वेल एज G पे भी डिपेंडेंट है। जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीपल टर्म्स पे डिपेंडेंट होता है कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, तो अब उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम बच्चों इन सारे के सारे टर्म्स को एक दूसरे से मर्ज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म हमारे पास एज इट इज है t, ओके, बट राइट हैंड साइड टर्म हमारे पास है l रेज़ टू x एज वेल एज g रेज़ टू y। तो अब हम इन दो टर्म्स को यहां पर एज ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस विल बी l रेज़ टू x into g रेज़ टू पावर y, ओके। सो अब बच्चों आप अगर इसे मुझे सॉल्व करना है, ओके, तो इसके लिए हमें क्या-क्या पता होना चाहिए? टाइम पीरियड, लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन तीनों के तीनों जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी के मुझे डायमेंशन फार्मूला क्लियर होने चाहिए, ओके। तो चलिए हम इसके वन बाय वन डायमेंशन फार्मूलास समझते हैं क्या-क्या होने चाहिए। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है, दैट इज m0 l0 एंड t1, ओके, बिकॉज़ टाइम पीरियड इज नथिंग बट अ टाइम, सो इट्स डायमेंशन फार्मूला इज ओनली t1। हियर लेंथ, सो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बच्चों? सो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए m0 l1 t0, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कैसा भी हो उसका यूनिट तो क्या होता है बच्चों? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अगर उसका यूनिट सेम है तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? m0 l1 t पावर -2, ओके। अब हमारे पास इन सारे के सारे डायमेंशन फार्मूलास क्लियर है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। बस सब्स्टिट्यूशन के पहले हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जो प्रपोज वाली साइड है हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसे रिमूव करें तो रिजल्टेंट टर्म हमारे पास आएगा t इक्वल्स टू, जब भी हम कोई प्रपोज वाली साइड रिमूव करते हैं वहां पे क्या रखना पड़ता है हमें? कांस्टेंट। तो हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट है k, ओके, इनटू विद जो भी हमारे पास एज इट इज टर्म है वही यहाँ पर रखना है l रेज़ टू x इनटू g रेज़ टू पावर y, क्लियर? सो नाउ अब हम यहाँ पर सभी के सभी जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन फार्मूला को प्लेस कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो t का डायमेंशन फार्मूला क्या देखा हमने? m0 l0 t1, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे t का डायमेंशन फार्मूला देखा। l एंड g के भी डायमेंशन फार्मूला को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? l रेज़ टू पावर x है, ओके। तो l का डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t0 है एंड उसका पावर क्या बच्चों हमारे पास x, ओके। सो नेक्स्ट g का डायमेंशन फार्मूला भी हम देख चुके हैं बच्चों, दैट इज m0 l1 t पावर -2, ओके, एंड इसका पावर क्या बच्चों हमारे पास? दैट इज y, ओके। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर x पावर है और यहाँ पर है y पावर, क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम इसे सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो सिंपलीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो राइट हैंड साइड ही हमें अभी सॉल्व करना है बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड टर्म तो हमारा सिंपलीफाइड है, ओके। सो राइट हैंड साइड टर्म क्या हो जाएगा? जब भी ऐसा कोई केस हो, ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स है और उसके ऊपर पावर प्रेजेंट है, तो पावर इस पावर के केस में क्या होता है? ये पावर्स का हर एक के हर एक यहाँ पे नंबर्स के साथ प्रोडक्ट होते जाएगा, ओके, बिकॉज़ पावर इस पावर में क्या होता है? पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है, ओके। तो चलिए अब अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो क्या होनी चाहिए? इसे हम समझते हैं। So m raised to 0 into x, that means क्या आएगा? 0. l raised to 1 into x, that means क्या आएगा? l raised to x. t raised to 0 into x, that means क्या आएगा? 0. Now in second case, m raised to 0 into y, that means 0. l raised to 1 into y, that means y. t raised to -2 into y, that means t raised to -2y. Okay? अब बच्चों हम यहाँ पर एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, m l t के टर्म्स यहाँ पर भी है, m l t के टर्म्स सेकंड केस में भी है, ओके। तो जब भी हमारे पास सेम बेस रेज़ टू पावर वाले कभी भी टर्म्स हो हम उसे मर्ज कर लेते हैं। अब अगर हम इसे मर्ज करें तो हमारे पास रिजल्टेंट टर्म आएगा m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें इन दोनों टर्म्स को मर्ज करना है तो दोनों की पावर्स क्या है बच्चों? क्लियरली 0, ओके। l रेज़ टू x l रेज़ टू y क्या हो जाएगा? l रेज़ टू x plus y, okay, so यहाँ पर 0 है, this term will be x plus y. Next, now t raised to power क्या आएगा बच्चों? तो 0 minus 2y, that is minus 2y, clear? यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या क्या किया? जो भी फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता था उसके रिलेशंस हमने यहाँ पर बना लिए, ओके। उसके
पावर्स में हमने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट सिलेक्ट कर लिए थे x एंड y, उसके बाद हमने इन सारे के सारे टर्म्स को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद हमने प्रपोजल की साइन को रिमूव करके कांस्टेंट प्लेस किया और उसके बाद हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थे हमने सभी के डाइमेंशन फार्मूला को प्लेस कर दिया था। ओके, एंड राइट हैंड साइड जो भी कांस्टेंट थे ऊपर उसका पावर एक्स टू पावर करके सॉल्व करके और उसके बाद हमने जो भी कॉमन टर्म्स है, कॉमन बेस वाले टर्म्स है, उन सभी को कंबाइन कर लिया। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टर्म्स क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर m raised to 0, ओके, m raised to 0 एंड यहाँ पर भी m raised to 0, दैट मींस मास के पावर को मास के पावर से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, दैट मींस कंपैरिजन मीनिंगलेस होगा। ओके, नाउ l raised to 0 एंड हियर l raised to x plus y, तो आपको क्या करना है, ये जो भी पावर होगा उसको इससे कंपेयर कर लेना है। पावर एंड पावर सेम बेस वाले टर्म्स का आप कंपेयर कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों आपके पास, 0 is equals to x plus y, okay, and second case, now t raised to power 1 है, okay, and here t raised to power minus 2y। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 1 is equals to minus 2y, okay। सो बच्चों अब हम यहाँ से किसका वैल्यू पहले क्लियर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास y आ जाएगा, क्या होना चाहिए, तो माइनस को आप लेफ्ट साइड ले लो, minus 1 is equals to 2y, that means y is equals to minus 1 by 2। क्लियर, आपका y का वैल्यू क्लियर हो गया। अब आप सिमिलर में x भी क्लियर कर सकते हैं, तो कैसे मिलेगा, आपका y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आ जाएगा y के बेस पे माइनस हाफ, सो दैट x विल बी पॉजिटिव 1 by 2। बच्चों आपका x एंड y इसी क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये इक्वालिटी वाला रिलेशन था, ओके, ये जो भी आपका इक्वालिटी वाला रिलेशन था, यहाँ पर आपको x एंड y के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, तो बस जैसे ही आपका ये x एंड y क्लियर हो जाए, आपको x एंड y के वैल्यूज को मेन आपका इक्वालिटी वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूशन कर देना है। ओके, सो चलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग x एंड y इन इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड t। ओके, सो t विल बी, हमारा इक्वेशन क्या था बच्चों, k l raised to x and g raised to power y। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर x and y के पावर्स x and y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, l raised to power है हमारे पास x और x के बेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के बेस पे 1 by 2। ओके, नेक्स्ट g raised to power y, y के बेस पे क्या है बच्चों हमारे पास -1 by 2। ओके, अब बच्चों जब भी नेगेटिव पावर होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे टर्म्स, दैट मींस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t is equals to k l raised to 1 by 2 एंड अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाए तो पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, सो l raised to 1 by 2 अपॉन में g raised to 1 by 2। क्लियर है यहाँ तक। सो नेक्स्ट, नाउ 1 by 2 एंड 1 by 2 दोनों ही पावर्स यहाँ पर कैसे कॉमन, एक जैसी पावर, तो हम इसे कंबाइन भी लिख सकते हैं, कॉमन पावर 1 by 2। ओके, एंड ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, तो l by g। ओके, अब 1 by 2 पावर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो 1 by 2 पावर होता है रूट, इसे हम क्या लिखते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट। तो 1 by 2 पावर के प्लेस पे हम रख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ l by g। तो बच्चों ये हमारा टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव हो गया, जो कि डिपेंड करता था लेंथ एज वेल एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। ओके, अब हम यहाँ पर एक चीज और नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट था, जिसे हमने ऐसे प्रपोजल की साइड रिमूव किया, एक कांस्टेंट भी प्रेजेंट है। ओके, तो जब ये कांस्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो, आप इसको एज इट इज लीव कर दोगे। ओके, अगर क्वेश्चन में आपके पास जब भी कांस्टेंट का वैल्यू गिवन हो तो आप उसे सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं दिया हुआ है कांस्टेंट का वैल्यू तो आपको एज इट इज ही पढ़ा रखना है। ओके, बिकॉज़ ये जो भी वैल्यूज होंगे कांस्टेंट के वो हमारे प्रैक्टिकली फाइंड किए हुए वैल्यूज होंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू क्लियर है तो हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, अगर जिस क्वेश्चन में हमारे पास इस कांस्टेंट का वैल्यू नहीं होगा तो हम उसे एज इट इज ही पढ़ा रखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये है उसका वैल्यू होता है बच्चों 2 पाई। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ l by g। क्लियर, सो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर पता चलना चाहिए कि k is 2 पाई, तो ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू है यहाँ पे। ओके, तो हर एक जगह पे कांस्टेंट का वैल्यू एज इट इज नहीं होगा, हमेशा ये कांस्टेंट के वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगे आपको। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं हो तो एज इट इज ही पढ़ा रखना है। ओके, तो बच्चों अब इस तरीके से हमें एक चीज पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे तो उसका हम इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए हमारा डायमेंशनल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जिसको हम आगे भी यूज करते रहेंगे।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।